नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी का मूड, निफ्टी 25,000 के ऊपर जाने में कामयाब। बैंक निफ्टी कर रहा आउट परफॉर्म। हालांकि अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड ने आईटी के सेंटीमेंट की खराब। निफ्टी आईटी 1% टूटा। दमदार नतीजों से डिलीवरी करीब 10% चढ़कर बना वायदा का टॉप गिना। चौथी तिमाही में घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। उधर मजबूत रिजल्ट्स के बाद 4% ज्यादा भागा दिवीज लैब। आज के बिग स्टॉक सेगमेंट में दिवीज पर बुलिश नजरिया किया गया था पेश। तेजी से भाग रहे डिफेंस शुरू में आज मुनाफा वसूली। हैल, मजगांव डॉक, मिधानी, जीआरएससी 2% ज़्यादा नीचे। लेकिन इधर रेलवे में लगातार तेज़ रफ्तार कायम। जुपिटर वैगन्स और आरबीएनएल में 5 से 6% की जोरदार तेज़ी। सीतागढ़ रेल और रेलटेल भी भागे। पैन 2.0 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुए प्रोटीन ईगो बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। लगा 20% का लोअर सर्किट। ब्रोकरेज ने भी किया डाउनग्रेड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात की जाए आज की मार्केट की। रिकवरी है लोअर लेवल से। आज ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट सुबह फीका पड़ा आईटी की वजह से। और आईटी में प्रेशर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ जो यूएस मार्केट में जो यूएस इकॉनमी को लेकर थोड़ा सा डर बैठा हुआ है, उसको लेकर थोड़ा सा एक आज रेटिंग डाउनग्रेड भी आया इस वजह से। लेकिन इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी देखें, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी एक बार के लिए कोलैप्स हुए, लेकिन उसके बाद फिर रिकवरी आई मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन आज मूव है स्टॉक स्पेसिफिक। आज का स्टॉक ऑफ द डे है डिलीवरी 10% ऊपर। उसके बाद डिवीज लैब्स ये भी करीब 5-5.5% ऊपर। एबी फैशन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सीडीएसएल, एनसीसी, नैल्को, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, उसके बाद पूरी केमिकल बास्केट, आरती, एसआरएफ, लॉरस लैब्स, इन सब में अच्छे मूव्स आते हुए। और अगर नीचे के स्टॉक्स देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया, पीबी फिनटेक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां आज क्लियरली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पर आज आपको थोड़ा सा नेगेटिव मूव दिखाई देंगे। बीरो जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। और अब आते हैं आज के पैनल के सामने। मतलब पैनल लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे। सचिन जी और राजेश जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। अमित सेठ जी और जतिन गेडिया फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। अमित जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरे इस समय के 2 ट्रेड में से पहला ट्रेड रहेगा टाटा पावर। टाटा पावर को अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा राउंडिंग बेस बनाया है डेली चार्ट्स पे। अब फाइनली सारे की मूविंग एवरेजेस भी रिगेन कर लिए हैं। अगर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात करें तो 400-405 के आसपास एक वीकली रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने वो भी क्रॉस कर लिया है। तो इसे बाय करें। 404 का स्टॉप लॉस रहेगा, 404 का स्टॉप लॉस रहेगा और 422 के टारगेट्स रहेंगे टाटा पावर में। दूसरा स्टॉक जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो रहेगा ऑटो क्षेत्र से आइशर मोटर्स। रैशनल इसकी यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। इस स्टॉक ने अपने 50 डेमा पे एक सपोर्ट लिया और वहां से एक चैनल का ब्रेकआउट है और एक पुल बैक जनरेट कर रहा है। तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे है। 5550 5550 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 5720 के। ओके, चलिए ये हो गई अमित जी की 2 पिक्स। सचिन जी, आपकी 2 पिक्स क्या रहेंगे इस समय की? अनुज, मुझे लग रहा है फार्मा में मोमेंटम काफी शानदार है। वहां पर मुझे लग रहा है डॉक्टर रेड्डीज में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। जिस तरीके से इसका डेली चार्ट है, वहां पर एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है। एक एडीएक्स में इसके ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो मुझे लग रहा है डॉक्टर रेड्डी में काफी शानदार मोमेंटम बनना चाहिए। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन यही होगी कि लगभग अराउंड 1265 से लेके 1320 जो इसका बुलिश पेंडेंट का पैटर्न टारगेट है, मुझे लग रहा है वहां तक एक रैली बिल्ड होगी। स्टॉप लॉस आपको 1220 पे लगाना है और क्लोजिंग बेसिस खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 1265 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1320 का। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। एंड सेकंड स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है रियल एस्टेट स्टॉक्स में नजर आ रही है। मुझे लग रहा है वहां पर माइक्रोटेक में पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी नजर आ रही है। जिस तरीके से एक वर्टिकल अपमूव बनी है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी मोमेंटम काफी शानदार है। जिस इंटेंसिटी से 1380 के आसपास ब्रेकआउट हुआ था, उसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 1470 के आसपास प्लेस्ड है। सो मोमेंटम काफी शानदार है। 1408 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 1470 के टारगेट के लिए।
ओके, मैक्रोटेक आपका बाय कॉल इस वक्त का। जतिन जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज जो ऑयल एंड गैस गैस स्पेस में इन पर्टिकुलर थोड़ी मूवमेंट है, तो दोनों ही पिक गैस स्पेस में से रहेंगे। पहली पिक रहेगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल। गेल में हमने देखा है कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो गया है। 186 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी 203 रुपए के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो आईजीएल पे रहेगा, इंद्रप्रस्थ गैस। इंद्रप्रस्थ गैस में हमने देखा था कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट आया था और आज हमें फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, तो हमें लगता है कि रैली कंटिन्यू रह सकती है। आईजीएल लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, 207 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 223 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो चलिए ये इस समय आईजीएल में अच्छा मोमेंटम इस समय। इसके अलावा राजेश जी आपकी दो ट्रेड इस समय की। अनुज जी देखिए, दो ट्रेड में से पहला रहेगा लॉरस लैब का चार्ट। लॉरस लैब 617 पे है, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हो रहा है, फार्मा में ओवरऑल ट्रैक्शन आ रहा है, तो लॉरस लैब बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 607 का, टारगेट रहेगा 640 के आसपास का। दूसरा बाय कॉल रहेगा गेल का। गेल गेल का अगर आप चार्ट देखें तो जो करेक्शन था, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स क्रूशियल सपोर्ट जोन, और यहीं से ये रिवर्सल आ रहा है। सो 190.70 फ्यूचर में चल रहा है। बाय करें 188 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका आज का जो स्विंग का टारगेट है, या आप कह सकते हैं सप्लाई जोन है, दैट इज 198। सो 198 200 इस टारगेट के लिए गेल गेल भी बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए ये इस समय अब आपके लिए कुछ ट्रेड्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिटेल में मार्केट के लॉन्ग टर्म टेक्सचर की बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आलोक जी गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट देखकर? काफ़ी रेजिलियंस रही पिछले कुछ महीनों में, मार्केट ने काफ़ी कुछ सहा, चाहे वो अर्निंग्स का प्रॉब्लम रही हो या उसके बाद टैरिफ वॉर, उसके बाद इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, इन सब के बावजूद मार्केट अब 25,000 पर वापस। अब यहाँ से क्या व्यू बन रहा है? हाय, गुड मॉर्निंग अनुज। यस, लास्ट कुछ 7-8 महीने बड़े अजीब से रिकॉर्ड्स बने। पहले अक्टूबर से फेब 5 लगातार महीने हमने करेक्शन देखी, एंड डिस्पाइट नेगेटिव न्यूज जैसे आपने कहा, टैरिफ वॉर और देन टेरर अटैक्स इन इंडिया और फिर मिलिट्री एस्केलेशन, उसके बावजूद मार्केट स्टेबलाइज हो रहे हैं। उसका कारण यही भी है कि जो स्लो डाउन थे इंडियन इकोनॉमी में, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, वो काफ़ी हद तक टर्न अराउंड कर रहे हैं। मैक्रो नंबर्स इंप्रूव कर रहे हैं। इस बार के Q4 रिजल्ट्स स्लाइटली अबव एस्टिमेट्स हैं, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में भी नंबर्स बेटर आते दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो ओवरऑल मैक्रो नंबर्स इंप्रूव होने से बोथ ऑन द ग्रोथ साइड और मैक्रो बैलेंस शीट साइड में उससे भी काफ़ी फिलअप मिलता है मार्केट्स को। साथ ही लास्ट 8 महीने मार्केट्स वॉलेटाइल होने की वजह से कुछ हद तक प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन दोनों हुआ, और जिसके वजह से वैल्यूएशंस थोड़े बेटर हुए हैं। ये नहीं कहूँगा बहुत सस्ते हो गए, बट जस्ट पीक से तो काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो सारे कॉम्बिनेशंस को कंबाइन करते हुए ये मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है, एंड आगे आने वाले समय में अपवर्ड अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से बोथ एब्सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ इंडिया और साथ ही साथ ग्लोबल स्लोडाउन के समय में जब इंडिया की ग्रोथ रेट हायर आएगी तो इंडिया की तरफ अट्रैक्शन भी डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक थीम्स आप कहाँ पर पॉजिटिव हैं? पिछले कुछ हफ्तों में हमने ग्लोबल थीम्स में जैसे बड़ा मूव देखा, आईटी में, मेटल्स में, केमिकल्स में। आज थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, खासतौर से आईटी में। यहाँ सेक्टोरली आप कहाँ पर बुलिश हैं? सेक्टोरली जिस सेगमेंट्स में ग्रोथ आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं वहाँ हमारा झुकाव ज़्यादा रहता है। तो जहाँ तक ग्लोबल थीम्स के सवाल हैं, आईटी और फार्मा में ग्रोथ में थोड़े थोड़े क्वेश्चन मार्क ज़रूर हैं। आईटी में प्रिडोमिनेटली रेवेन्यूज यूएस से आती है, और यूएस में जहाँ स्लोडाउन के भी इश्यूज हैं, साथ साथ में एआई के वजह से मार्जिन्स के भी इश्यूज हैं और साथ में ऑर्डर्स के भी इश्यूज हैं। तो ये दोनों तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हुए अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी डाउटफुल से लगती है या थोड़ी सबड्यूड नजर आती है, जिसकी वजह से आईटी एज अ सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं है। बट सिलेक्टिवली कुछ मिड कैप कंपनीज ऐसी हैं आईटी में जो अपने आप में अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही हैं, तो सिलेक्टिवली पॉजिटिव, लेकिन सेक्टर पे पॉजिटिव नहीं। फार्मा भी सिमिलर इश्यूज हैं जो यूएस बेस्ड और यूएस रेवेन्यू बेस्ड पे डिपेंड करते हैं, उन फार्मा पे पॉजिटिव नहीं है। बट डोमेस्टिक फार्मा, डोमेस्टिक हॉस्पिटल्स इस सेगमेंट पे पॉजिटिव है।
केमिकल्स डेफिनेटली टर्न अराउंड कर रहे हैं, इनिशियल साइंस नजर आ रहे हैं। एक आध क्वार्टर और वेट करना होगा ताकि इनकी कमेंट्री और बेटर हो सके, उन्हें भी विजिबिलिटी नजर आए। स्कोप अच्छा है, लास्ट फ्यू इयर्स अच्छे नहीं रहे थे केमिकल सेक्टर्स के लिए, टर्न अराउंड का समय हो सकता है। बट जब जो सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हमें नजर आती है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड प्लेज हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्लेज राइट फ्रॉम होटल्स, एयरलाइंस, साथ ही साथ रिटेल एंड इनफैक्ट फूड डिलीवरी एक्सेट्रा। सो दिस सेगमेंट्स में ज़्यादा पॉजिटिव व्यू। आलोक जी नमस्कार। आपने पहले प्रश्न के उत्तर में इतने सेक्टर्स को लपेट दिया कि अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि पूछूं कौन सा, लेकिन फिर भी आता हूं। सिंस आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था वो एनबीएफसीज पे था और ये इस फाइनेंस स्पेस पे था, मैं आता हूं एक एक करके अब सेक्टर्स को पकड़ के चलता हूं यहाँ पर। सबसे पहले आते हैं इस केमिकल बास्केट में। केमिकल बास्केट इस क्वार्टरली प्राइस परफॉर्मेंस पर अगर आप देखें तो अच्छी रही इस प्राइस परफॉर्मेंस, कहीं पे ऑल टाइम हाइक लग रहे हैं, कहीं लोअर लेवल से रिवर्सल आ रहे हैं। केमिकल एज होल या फिर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर थीम, एग्रोकेमिकल्स या फिर कोई ऐसी थीम पे फोकस करना चाहेंगे आप सर्टेन स्टॉक्स पे? केमिकल्स के अंदर में अगर ब्रॉडली डिवाइड करूं तो एग्रोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स थोड़े बेटर ऑफ हैं दैन कमोडिटी केमिकल्स, क्योंकि उन दोनों में पहले दोनों में मार्जिन्स थोड़े बेटर रहते हैं। टिपिकली होता ये था कि इस साइकिल में जब साइकिल बहुत ऊपर की रहती है तब जाके कैपेक्स अनाउंस होते हैं, और जब कैपेक्स हो रहा हो उस वक्त अगर साइकिल में स्लो डाउन आ जाए तो कुछ साल का टफ पीरियड निकलता है। यही लास्ट फ्यू इयर्स टफ रहे केमिकल सेक्टर के लिए। अब धीरे धीरे रिजल्ट्स में नजर आ रहा है दैट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रही है। साथ ही यूएस के टैरिफ इंक्लूजन के बाद स्पेशली बिटवीन यूएस एंड चाइना थोड़ी उम्मीदें बनती है कि शायद चाइना +1 और इंडिया की तरफ में भी थोड़े प्रोडक्शन आ जाएं। वो नंबर्स अभी तक आए नहीं हैं, एक्सपेक्टेशंस जरूर हैं। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट प्लस एट द सेम टाइम यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आने की संभावनाएं इस सेगमेंट को और अट्रैक्टिव बनाती हैं, लेकिन हमें 1 या 2 क्वार्टर और देखना होगा कि ये ऑर्डर्स इनमें आते हैं या नहीं। आलोक जी, आप इस वक्त पीएसयू बैंक्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि एसबीआई के नंबर्स के बाद इस बार थोड़ा सा एसबीआई ये पीएसयू बैंक्स जो थे वो ठंडे पड़ गए थे, बट फ्यू पॉकेट्स विद इन बैंक्स, आई मीन पीएसयू बैंक्स, कैनरा बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर किए, स्टिल मोमेंटम काफ़ी हाई है। बट एक धारणा सी बन गई थी कि एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक की उस एक स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस के बाद आप पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के बीच में जो डिफरेंशियल है उसको प्ले करिए, उसको चेस करिए, बट वो बहुत सक्सेसफुल थीम नहीं रही। इक्का दुक्का स्टॉक्स तो चले लेकिन नॉट एग्जैक्टली एज अ होल। पीएसयू बैंक्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप इस वक्त? मेरा जनरल मानना है कि जब कोई थीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही हो तब आप उसमें सेकंड रंग क्वालिटी जो स्टॉक्स होते हैं उनमें भी पैसे बन जाते हैं, रिटर्न्स आ जाते हैं। एज ऑफ नाउ हम जिस साइकिल में हैं वहां पे इंटरेस्ट रेट्स कट की बात हो रही है। इंटरेस्ट रेट कट होते वक्त में लेंडिंग फंक्शन में एनबीएफसीज को ज्यादा फायदा होता है बजाय कि बैंक्स को। तो बैंक्स के लिए कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम है नहीं। विद इन दैट जो टॉप क्वालिटी नेम्स होते हैं वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। तो जबकि आपका अंडरलाइंग थीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, ऐसे में टॉप क्वालिटी टॉप ग्रोथ कंपनीज पे स्टिक करना मच बेटर है। तो जब तक हम रेट कट के साइकिल पे हैं या फिर जब तक कैपेक्स बहुत जोर से रिवाइव ना हो तब तक लार्ज प्राइवेट बैंक्स आर बेटर देन पीएसयू बैंक्स। ओके आलोक जी, एक स्पेस जो आपने अभी जिक्र की पासिंग में, फूड डिलीवरी, यहाँ पर लेकिन या क्यूएसआर स्पेस भी इसमें इंक्लूडेड होगी मान लीजिए, लेकिन ये जो स्पेस है इसमें काफ़ी कंपटीशन है। अभी जेप्टो को भी अच्छी फंडिंग मिली है काफ़ी, और स्विगी के नंबर्स बहुत ही ख़राब, पिछले 2 क्वार्टर से हज़ार करोड़ का लॉस आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनियाँ सर्वाइव कर पाएंगी, थ्राइव कर पाएंगी, और इसमें सेलेक्टिव होंगे या अक्रॉस द बोर्ड बाइंग होगी? बड़ा अच्छा सेगमेंट है अनुज। देखिए 3 कंपनीज लिस्टेड हैं इनमें, एंड फूड डिलीवरी के साथ साथ में काफ़ी हद तक एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी हैं जो स्पेशली इनके क्विक कॉमर्स सेगमेंट में आता है। साल दर साल हमने देखा दैट मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी एफएमसीजी में उन्हीं के पास सारे मार्जिन्स रह जाते थे। बिग होलसेलर्स, रिटेलर्स और स्टॉकिस्ट, उनके पास मार्जिन्स या बार्गेनिंग पावर उतनी हाई नहीं थी। लेकिन अब ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है क्योंकि ये लार्ज स्केल नेशन वाइड
जैसे क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म आने से काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड्स के मार्जिन शिफ्ट होके डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकते हैं। लेकिन ये सेगमेंट ऐसा है जहां विनर टेक्स इट ऑल जैसा हाल होता है, जहां विनर की इंपॉर्टेंस होती है। राइट नाउ जैसा आपने राइटली पॉइंट किया कि जो क्विक डिलीवरी क्विक कॉमर्स है उसमें ये कंपनियां लॉस कर रही हैं। सारे के सारे सक्सेसफुल होना मुश्किल है, हालांकि अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी है। बट जो इनमें से बेटर एग्जीक्यूट कर पाए, जो इनमें से ज़्यादा फास्ट प्रॉफिटेबल हो पाए, वो सेगमेंट में रनवे बहुत स्ट्रांग है। तो राइट फ्रॉम फूड डिलीवरी से लेके एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन तक इनको देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, बट देखना ये है कि इसमें सर्वाइव और थ्राइव ज़्यादा कौन करता है। अभी आपने कहा था कि सेलेक्टिव होंगे आप, तो इसमें कोई पर्टिकुलर, जैसे आज सीडीएमओ और एपीआई वाली कंपनियां अच्छी चल रही हैं, कोई पर्टिकुलर थीम्स विद इन फार्मा जहां पर आप बुलिश होंगे? आई एम श्योर कि स्टॉक्स तो उसके बाद हम ढूंढ लेंगे, लेकिन थीम्स विद इन फार्मा। फार्मा में प्रेडोमिनेंटली जो हमारे इंडाइसेस पे स्टॉक्स भी होते हैं, प्राइमरली वो स्टॉक्स होते हैं जो यूएस जेनेरिक फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं। एंड वहां पे आके हालांकि एक डर जरूर था कि शायद प्राइस कट्स जो यूएस में अनाउंस कर रहे हैं उसमें इंडिया को ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जहाँ रियल प्राइसिंग पावर या जहाँ रियल ग्रोथ है वो कुछ हद तक सिलेक्ट एपीआई फॉर्मुलेशंस सीडीएमओ स्पेसेस में है। और काफी हद तक अगर डोमेस्टिक फार्मा में आए, हेल्थ केयर के साइड में मैं जुड़ जाऊं साथ में इसमें, तो डोमेस्टिक हॉस्पिटल सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ है। एंड हम देख रहे हैं दैट वहां पे भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रही है। आने वाले 3 सालों में ओवरऑल इंडिया की हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी नियरली 40% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले है और साथ साथ में अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, अच्छे मानसून की अगर आप देखें पॉसिबिलिटीज़ के बीच में, प्री मानसून शावर्स तो बहुत अच्छे हैं आलोक जी। आप अब इस वक्त इस प्राइस पे, क्योंकि इंडिविजुअल पॉकेट्स विद इन एफएमसीजी बहुत अच्छा कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस मैरिको पोस्ट देयर क्वार्टरली नंबर्स, पोस्ट देयर क्वार्टरली अपडेट्स एज वेल, अच्छा कर रहा था। टाटा कंज्यूमर अच्छा कर रहा है, ब्रिटानिया इज डूइंग वेल। आप एफएमसीजी पे क्या कॉल ले रहे हैं इस वक्त? एफएमसीजी पे ब्रॉड कॉल थोड़ा नेगेटिव है। प्राइमरी अगर मैं पूरे सेगमेंट को देखूं तो ब्रॉडली ये सेक्टर कुछ 40-50 टाइम्स पे ट्रेड करती है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ बहुत हद तक मिसिंग है। ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट जैसे अर्निंग्स ग्रोथ है सेगमेंट में। आपने जैसे कहा कि मॉनसून बेटर होने से शायद रूरल कंजम्पशन इंप्रूव हो जाए और शायद इनमें अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी इंप्रूव हो जाए। बट क्या है कि 9-10% या 8-9% ग्रोथ से अगर 10-11% ग्रोथ भी आए तो उसके लिए 40-50 टाइम्स की वैल्यूएशन की वजह से अपसाइड काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाती है। तो इसीलिए इसमें काफ़ी सिलेक्टिवली होके ही स्टॉक्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी बेटर है। अगर हम इस क्वार्टर के भी रिजल्ट्स देखें तो लगभग 12% की अर्निंग्स ग्रोथ पूरे क्वार्टर में आ चुकी है। तो आपके उस सेगमेंट में अगर बिलो द मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ होगी तो मार्केट से डबल वैल्यूएशन लेने से रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नहीं बनता। अच्छा, ये एक लास्ट स्पेस और पूछूंगा आपसे यहाँ पर। इंश्योरेंस स्पेस, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मैंने इंश्योरेंस स्टॉक्स में पहले कभी कम देखा है। स्टॉक स्पेसिफिक तो रहता था लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक नहीं रहता था। HDFC लाइफ, SBI लाइफ बोथ एट करियर हाई। अभी आपका इंश्योरेंस स्पेस पे व्यू क्या सर? इंश्योरेंस पे एक तो काफी हद तक रेगुलेशन हैवी सेक्टर है। काफी बार कुछ रेगुलेशंस आते हैं जिसपे इम्पैक्ट काफी सीवियर हो सकता है। इंडिया को कहते हैं कि अंडर पेनिट्रेटेड तो नहीं है, अंडर इंश्योर्ड है। मतलब इंश्योरेंस जो पर पर्सन लेते हैं वो वैल्यू कम है, स्कोप काफी ज्यादा है सेगमेंट में, वैल्यूएशंस थोड़े ज्यादा हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इंश्योरेंस में वो बेटर प्लेस्ड है हायर अर्निंग्स ग्रोथ के लिए, हायर मार्जिन्स के लिए, हायर कैपिटल एफिशिएंसी के लिए। तो बजाय इसके कि मैं इंश्योरेंस कंपनी में जाऊं, वेदर वो लाइफ हो या नॉन लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विल बी बेटर प्लेस्ड। चलिए अब इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ ख़त्म करेंगे। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। उनसे एक टेक्निकल लेवल पर बात करते हैं मार्केट की। राहुल जी गुड मॉर्निंग। 25,000 पर निफ्टी, व्हाट नेक्स्ट, लाइफ आफ्टर 25,000? अनुज जी, सबसे पहले तो बधाई आपको और पूरी टीम को। 25,000 का जो एक माइलस्टोन है निफ्टी ने बहुत जल्दी कवर किया है यहाँ पर। और अब ऐसा निफ्टी को देखकर लग रहा है कि आई थिंक 25,500 25,600 तक की तैयारी निफ्टी में देखने को मिल रही है। अगर कोई डिप आता है तो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। 24,800 24,500 दो मेजर सपोर्ट निफ्टी के अंदर हो जाते हैं।
और यहाँ पर हमें लगता है कि ओवरऑल रियलिटी स्पेस यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। रियलिटी इंडेक्स में एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है, ब्रेकआउट देखने को मिला है। इनफैक्ट 200 दिन का मूविंग एवरेज इस सेक्टर ने निकाल दिया है और हमें लगता है कि एक बास्केट बनाकर यहाँ पर आप एक इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो अगले 1 से 3 महीने के टाइम फ्रेम में हमें लगता है कि रियलिटी बास्केट यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न कमा करके दे सकती है। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को एक 4 स्टॉक की बास्केट बनाकर दी है, जहां पर ओवरऑल ये स्टॉक्स जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, जैसे शोभा डेवलपर्स, जैसे डीएलएफ, ये सारे स्टॉक्स है जो हमें लगता है कि तकरीबन 14-15% का अपसाइड आपको आने वाले 3 महीने में कमा करके दे सकते हैं। तो रियलिटी पे फोकस है और साथ ही में जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस है, हमें लगता है कि वापस मोमेंटम में आता हुआ दिख सकता है, खास करके जब निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन की यहाँ पर उम्मीद है। ओके अच्छा, ये हो गई इंडेक्स स्पेसिफिक बात। राहुल जी, अब आते थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करते हैं। अभी मोमेंटम स्क्रीन पे फार्मा में विजिबल है, कैपिटल मार्केट थीम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विजिबल है, आज केमिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विजिबल है, केमिकल फायरिंग ऑल सिलेंडर्स जिसे कहते हैं। क्या वो स्टॉक्स जो कि ऑल टाइम लो पे थे और क्या वो जो ऑल टाइम हाई पे हैं, दोनों चल रहे हैं? क्या क्या पिक किया आपने स्टॉक स्पेसिफिक इस वक्त? जी हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक में हमने 2 सेक्टर्स को यहाँ पर पिक किया है। एक रियलिटी की हमने बात की, दूसरा हमें लगता है कि टेक्सटाइल के अंदर ये वीक के अंदर काफी पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। तो टेक्सटाइल में हमने वर्धमान टेक्सटाइल्स हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। हमें लगता है कि जो बांग्लादेश का जो एक बॉर्डर को लेकर अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा है, इसके चलते डोमेस्टिक टेक्सटाइल प्लेयर्स अच्छे परफॉर्म करने चाहिए। लास्ट वीक हमने देखा रेलवे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, पीएससी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। अब हमें लगता है कि रियलिटी टेक्सटाइल सेक्टर पे फोकस किया जा सकता है। दूसरा एक स्टॉक जो हमें काफी अच्छा लग रहा है इंजीनियरिंग स्पेस में, कैपिटल गुड्स में लॉयड्स इंजीनियरिंग का सेटअप काफी बढ़िया लग रहा है। स्टॉक ने एक बेस बनाया है 45-50 के रेंज में और हमें लगता है कि तकरीबन यहाँ से 30% तक की अपसाइड आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकती है। तो जो मिड और स्मॉल कैप स्पेस है, जहां पर हमें लगता है कि काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन था, एक कूलिंग ऑफ था, अब हमें लगता है कि वापस मोमेंटम इन सेक्टर्स में आएगा। जो एक रिस्क मार्केट के अंदर है, रिस्क एपेटाइट है, वो हमें बढ़ता हुआ लग रहा है और ओवरऑल हमें लग रहा है कि निफ्टी के साथ साथ ये पूरा स्पेस भी चलना चाहिए। ओके, फार्मा स्पेस में इस समय आपके प्रेफर्ड नाम क्या होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फार्मा में फार्मा इंडेक्स इनफैक्ट यहाँ पर काफी मजबूत लग रहा है। इनफैक्ट एक ब्रेकआउट आज के सेशन में ही देखने को मिल रहा है। अगर हम फार्मा में देखें तो 2 स्टॉक्स है जो हमारे टॉप पिक्स है। एक औरोबिंदो फार्मा का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है, तकरीबन 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ये सस्टेन कर रहा है और ओवरऑल हमें लगता है कि तकरीबन 1300-1350 तक के लक्ष्य औरो फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है जिसका सेटअप सबसे बेस्ट है, थोड़ा सा टियर 2 कैटेगरी में आता है मार्केट कैप के हिसाब से, लॉरस लैब्स। इसका सेटअप हमें सबसे अच्छा लगता है। इनफैक्ट पूरे करेक्शन में इसने अपना हायर हाई हायर लो का सेटअप अभी तक ब्रेक नहीं किया है और आज के सेशन में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो लॉरस लैब को बाय किया जा सकता है यहाँ पर 575 का स्टॉप लॉस लगाकर और तकरीबन 700 तक के टारगेट्स हमें लगता है कि मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक का बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, अब एसबीआई थोड़ा सा मोमेंटम जनरेट कर रहा है, स्ट्राइकिंग 800। ये पीएसयू बैंक्स में कोई ट्रेड जिस वक्त राहुल जी? जी बिल्कुल। बैंक्स का ओवरऑल मुझे लगता है कि लास्ट वीक एक कूलिंग ऑफ वाला पीरियड था और इस वीक में मुझे लगता है कि वापस मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तो एसबीआई का सेटअप डेफिनेटली काफी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा स्लो मूवर है। अगर हम हाई बीटा देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन स्टॉक्स को देखा जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का सेटअप स्पेसिफिकली हमें अच्छा लगता है, तकरीबन 250-255 के टारगेट्स हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक एसबीआई की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये सेक्टर लीडर का जो लैगार्ड जरूर है, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि 810 का लेवल इसमें क्रॉस होगा तो इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और तकरीबन 850 तक के मूव यहाँ पर भी बनेंगे। तो हमें लगता है कि ये वीक, इनफैक्ट आने वाले 2 वीक जो मंथली एक्सपायरी में आ रहे हैं, इसमें बैंक्स में वापस मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। कूलिंग ऑफ बैंक्स में हमें लगता है कि खत्म हुआ है। तो नॉट ओनली पीएसयू बैंक्स, इवन प्राइवेट बैंक्स और इवन एनबीएफसीज जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज ट्विंस, ये भी हमें लगता है कि अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में हमें लगता है कि ये एक सही मौका है, सही टाइम है। यहाँ पर मोमेंटम मेरे हिसाब से आने वाले सेशंस में बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। थैंक्स अनुज। चलिए बात करते हैं। और देखिए, एक समय था जब हम स्कूल में हुआ करते तो 100 किलोबाइट की स्पीड भी बहुत बड़ी मानी जाती थी। आजकल 200 मेगाबाइट तो नॉर्मल है और अब अगर ये 6G चालू होगा तो पता नहीं कितनी स्पीड मिलेगी। असीम के पास चलते हैं, एक न्यूज़ ब्रेक हो रही है 6G को लेकर। असीम, गुड मॉर्निंग, बताइए।
देखिए, अभी आप जो वाईफाई सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए 2 बैंड का इस्तेमाल होता है, 2.5 और 5 गीगाहर्ट्ज। अब सरकार ने क्या किया है, 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को डी लाइसेंस कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो इक्विपमेंट्स होंगे 6 गीगाहर्ट्ज के, वो नए इक्विपमेंट्स आएंगे। तो इसका सीधे सीधा फायदा जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है उसको होगा। तो इसका बैंड का इस्तेमाल किस तरह से होता है ये भी बता दूं। खासतौर पर कि आप जो वाईफाई सर्विसेज लेते हैं उसका इस्तेमाल इन सर्विसेज देने के लिए होता है। तो इससे बेहतर सर्विसेज आपको मिल पाएंगी, बिना इंटरप्शन के आपको सर्विसेज मिल पाएंगी। इसके साथ साथ रोबोटिक सर्जरी की बात करूं, AR VR वीडियो गेम्स की बात करूं, तो सभी जो सर्विसेज है स्पेसिफिकली स्पेक्ट्रम बैंड का इस्तेमाल कर सकती है। 100 से ज्यादा देश इसको पहले ही डी लाइसेंस कर चुके हैं। भारत में भी काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी कि इसको डी लाइसेंस किया जाए। तो अब सरकार ने इसको डी लाइसेंस करने का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन जैसे ही 1 महीने का टाइम होता है उसके बाद ये नोटिफिकेशन फाइनल हो जाएगा। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां उनको इस बैंड से जुड़े हुए इक्विपमेंट भी बनाने होंगे, तो उससे उन कंपनियों को बड़ा ही फायदा यहाँ पे पहुंचने का अनुमान। ऑल राइट हसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए। चलिए इस शो को समेटने का समय आया। मार्केट देखिए एक बार अब डे हाई पर आ गए हैं हम। निफ्टी में लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक और आज का लो देखिए आप निफ्टी के लिए 24,965। तो उस बाय जोन को रिस्पेक्ट करा मार्केट ने और वहाँ से बाइंग आई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की बैंक निफ्टी लगातार इस चैनल पर बात हुई है कि अब आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी। और देखिए अब डे हाई पर आया बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर अब ट्रेड करता हुआ। इस शो को समेटेंगे और इस ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।